नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, सबके परिवार वाले खुश होंगे और यही दुआएं मैं ऊपर वाले से लगातार करता रहूँगा कि इस समय जो टाइम चल रहा है देश में, पूरे विश्व में, आप इस बीमारी से आपके परिवार को ऊपर वाला सुरक्षित रखे। ठीक है दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अकाउंट्स डिलाइट में। दोस्तों, हम लोग जो चर्चा कर रहे थे वो अपना चल रहा था सब्सिडरी बुक, सहायक बहियां अपनी चल रही थी, जिसमें हम लोगों ने जर्नल बुक जिसमें हमने परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, इन 4 सहायक बहियों के बारे में चर्चा कर ली थी। और आगे जो पढ़ने जा रहे थे वो थी अपनी कैश बुक। कैश बुक के बारे में हम लोग आज यहाँ चर्चा करेंगे कि कैश बुक कितने प्रकार की होती है, कौन कौन से ट्रांजैक्शन कैश बुक में लिखे जाते हैं, किस तरीके से कैश बुक का फॉर्मेट होता है, ये सारी बातें आज अपन लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप सभी को वीडियो को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, अधिक से अधिक लाइक करना है और किसी प्रकार का कोई डाउट आपके किसी भी टॉपिक में हो रिलेटेड फॉर अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके हो तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। मैं आपके हर डाउट को यहाँ क्लियर करूंगा और आप सभी को उससे संतुष्टि मिलेगी। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो स्पेशली फॉर जूनियर अकाउंटेंट, 11th कॉमर्स और फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। क्योंकि 11th कॉमर्स के लिए तो ये बेस है, 11th कॉमर्स के लिए तो ये बेस है। और जो जूनियर अकाउंटेंट और फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स के जो बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से 3 या 4 क्वेश्चन कंफर्म निकल के आते हैं, 3 या 4 क्वेश्चन कंफर्म निकल के आए। और मैं वही बातें पढ़ाता हूं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, वही मैं बता रहा हूं। उसमें किसी प्रकार का कोई डाउट आपके हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। चलो हम लोग रुक करते हैं अपने टॉपिक की ओर। अपना टॉपिक था कैश बुक, रोकड़ बही। अब देखो, सबसे पहले तो इसकी मीनिंग देखो, रोकड़ बही क्या होती है। रोकड़ बही होती है वह बही जिसमें केवल, देखो इस बात पे जोर रखना, वह बही जिसमें केवल नगद, नगद का मतलब कैश के ही लेन देन लिखे जाते हैं। वह बही जिसमें केवल कैश यानी नगद के ही ट्रांजैक्शन क्या करने हैं, अपने को लिखने हैं, या इस बही में उन्हीं लेन देनों का लेखा या एंट्री करनी है जो नगद से संबंधित है। कहने का मतलब इतना ही, नगद का आना और नगद का जाना, इसके अलावा कोई ट्रांजैक्शन इसमें नहीं लिखना है। अब नगद ट्रांजैक्शन की अपन बात करें तो वो चाहे कैसा भी हो, चाहे उसमें नॉमिनल अकाउंट हो, चाहे उसमें रियल अकाउंट हो, चाहे उसमें पर्सनल अकाउंट हो, कैसा भी हो, उसमें क्या होना चाहिए, नगद होना चाहिए। वो ट्रांजैक्शन कहां लिखा जाएगा, कैश बुक में लिखा जाएगा। और लिखने का तरीका क्या होगा, लिखने का तरीका होगा सभी नगद प्राप्तियां, सभी नगद प्राप्तियां किधर लिखनी है, डीआर में, और सभी नगद भुगतान किधर लिखने हैं, सीआर। यदि आपके पास नगद पैसा आ रहा है तो उसे कहां लिखना है, डीआर में, और नगद पैसा जा रहा है तो उसे कहां लिखना है, सीआर में। समझ गए मेरी बात, कोई दिक्कत। नगद प्राप्तियां डीआर में और नगद भुगतान सीआर में। ये रूल किसका है, ये रूल है अपने पास कैश बुक का। समस्त नगद प्राप्तियां डेबिट में और समस्त नगद भुगतान क्रेडिट में। ठीक है ना, यही रूल फॉलो करना है कब, जब आप कैश बुक बनाओ। ठीक है, अब बात करें अपन टाइप्स ऑफ कैश बुक, टाइप्स ऑफ कैश बुक। देखो कैश बुक जो होती है वो 4 प्रकार की होती है, मैं यहां लिख रहा हूं, देखो इधर
कैश बुक जो है अकॉर्डिंग टू RBSC, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, और NCERT RBSC के अकॉर्डिंग तो कैश बुक कितने प्रकार की है दोस्तों? 4 प्रकार की। और NCERT के अकॉर्डिंग अपन देखें तो कैश बुक कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की। एक टाइप इसमें से क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। ठीक है ना। अब देखिए RBSC के अकॉर्डिंग 4 प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो है अपनी सिंपल कैश बुक, एक है अपनी 2 कॉलम कैश बुक, एक है अपनी 3 कॉलम कैश बुक, और एक है अपनी पेटी कैश बुक। ठीक है। NCERT के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी? सिंपल कैश बुक। एक हो जाएगी अपने पास डबल कॉलम कैश बुक या बैंक कॉलम कैश बुक, और एक हो जाएगी पेटी कैश बुक। ठीक है ना। अपन इसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जो सिलेबस अप्लाई हो रहा है वो NCERT का हो रहा है। ठीक है ना। चलो, टाइप्स ऑफ कैश बुक 4 प्रकार की अकॉर्डिंग टू NCERT, और RBSC के अकॉर्डिंग 4 प्रकार की होती है। ठीक है ना। चलो, रूल कोई भी कैश बुक कोई भी हो, चाहे सिंपल हो, चाहे 2 कॉलम हो, चाहे आपकी पेटी हो, रूल फॉलो वही करना है। नगद प्राप्तियां DR में और नगद भुगतान CR। ठीक है। चलो, अब एक एक कैश बुक पर अपन अपनी चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वो है अपनी सिंपल कैश बुक। सिंपल कैश बुक है तो कैश बुक ही ना, रूल तो वही फॉलो होगा, नगद प्राप्तियां DR और नगद भुगतान CR। चलो, सबसे पहला कॉलम किसका होगा? डेट का। फिर कॉलम किसका होगा? पर्टिकुलर का। फिर कॉलम किसका होगा? JF का, सॉरी LF का। फिर कॉलम होगा किसका? अमाउंट का। यही 4 कॉलम इधर होंगे, डेट, पर्टिकुलर, LF और अमाउंट। ये अपना CR साइड और ये अपना DR साइड। रूल, नगद प्राप्तियां DR में, नगद भुगतान CR में। सबसे पहली बात, क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या निकल के आता है? कैश बुक का बैलेंस होता है। तो हमेशा ध्यान रखना, कैश बुक का बैलेंस हमेशा ही क्या होता है? DR होता है। ऑप्शन क्या देगा आपको? A हमेशा DR, B हमेशा CR, C कभी DR कभी CR, और D दे देगा आपको इनमें से कोई नहीं। तो लगभग बच्चे क्या करेंगे? कभी DR कभी CR नहीं। कैश बुक का बैलेंस हमेशा और हमेशा क्या रहता है? DR ही रहता है। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताऊं। आपकी जेब में 100 रुपए हैं तो क्या आप 101 रुपया खर्चा कर सकते हो क्या? आपकी पॉकेट में है ही 100 रुपए, क्या आप 101 रुपया खर्च कर सकते हो या 100 से ज्यादा खर्च कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। कुछ बच्चे कहेंगे कर सकते हैं, 100 रुपए का तो नगद ले ले, 1 रुपए का उधार ले ले। तो उधार का है तो वो इसमें थोड़ी आएगा, इसमें तो केवल नगद के ट्रांजेक्शन ही लिखे जाएंगे। ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखना, कैश बुक का जो बैलेंस है हमेशा और हमेशा क्या होता है? DR ही होता है। CR कभी नहीं होगा, कभी CR कभी DR नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, हमेशा क्या होगा? DR ही होगा।
ठीक है। इसी तरह पूछ सकता है कि बैंक का बैलेंस होता है कभी दिया, सॉरी ऐसे, पासबुक का बैलेंस होता है। ऑप्शन ए हमेशा दिया, बी हमेशा सिया, सी कभी डीआर कभी सीआर, या डीआर सीआर दोनों, यहां लिख सकता है ए एंड बी, ए एंड बी और डी दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको तब क्या करना है, ए एंड बी, यानी कभी डीआर भी हो सकता है और कभी सीआर भी हो सकता है। समझ गए मेरी बात? कोई जरूरी नहीं है कि पासबुक का बैलेंस हमेशा ही सीआर हो। कैश बुक का बैलेंस हमेशा डीआर ही रहता है, लेकिन पासबुक का बैलेंस हमेशा सीआर नहीं रहता है, कभी डीआर कभी सीआर हो सकता है। समझ गए मेरी बात? तो ये था अपना छोटा सा क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया है। दूसरा क्वेश्चन क्या निकल के आता है? दूसरा क्वेश्चन निकल के आता है कि यदि कोई व्यापारी सहायक बहिया यूज करता है, कोई व्यापारी सहायक बहिया यूज करता है, तो उसे अपनी लेजर में, लेजर का मतलब खाता बही में, कौन से अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या कौन से खातों में खतौनी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो खाते हैं, एक तो किसका, कैश अकाउंट, और एक है किसका, बैंक अकाउंट। हमेशा ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। यदि कोई व्यापारी सहायक बहिया काम में लेता है, तो वह अपने खाता बही में कौन से दो अकाउंट नहीं खोलेगा, एक तो कैश और एक बैंक। क्यों? क्योंकि वह सहायक बहिया काम में ले रहा है। अब सहायक बहिया काम में ले रहा है, कैश बुक बना रहा है वो, तो कैश बुक बना रहा है तो वहां उसे अपनी लेजर में कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि कैश बुक यदि वो मेंटेन कर रहा है, इसका मतलब वो कैश अकाउंट बना रहा है। समझ गए मेरी बात? और कैश बुक में अपन ने पढ़ी 2 कॉलम कैश बुक, जिसमें बैंक कॉलम वाली कैश बुक भी कहते हैं अपन, तो वो बैंक अकाउंट भी वहां बना रहा है। समझ गए मेरी बात? तो ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ध्यान रखने हैं। चलो अब बात करते हैं, अपन सिंपल कैश बुक अपनी पढ़ रहे हैं, तो सिंपल कैश बुक का फॉर्मेट इस प्रकार से होता है, ठीक है। सबसे पहले यहां क्या लिखेंगे अपन, टू बैलेंस बीडी, यहां तो डेट लिखनी है, टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी का मतलब है कैश का प्रारंभिक बैलेंस, कैश का ओपनिंग बैलेंस। यदि क्वेश्चन में दिया हुआ है तो टू बैलेंस बीडी के नाम से लिख देंगे, और नहीं दिया हुआ है तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये लिख दिया। फिर नीचे ट्रांजैक्शन होंगे, जितनी भी नगद प्राप्तियां हैं डीआर में, और जितने भी नगद भुगतान है सीआर में अपन लिखते जाएंगे। क्लियर? कोई दिक्कत? एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। एग्जांपल क्या है, मैं बोल रहा हूं, एग्जांपल दिया हुआ है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन ए सिंपल कैश बुक फॉर दिसंबर 2016। हाँ, एक बात हो, ये इसे अपन या तो साप्ताहिक बना सकते हैं, या मंथली बना सकते हैं, या 6 तिमाही बना सकते हैं, 6 माही बना सकते हैं, या ईयरली बना सकते हैं। बाकी सबसे बेटर रहती है मंथली, इसको मंथली मेंटेन किया जाना चाहिए, ठीक है। चलो कैश बुक कैसे बनाते हैं, एक क्वेश्चन दिया हुआ है मैंने कि एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन ए सिंपल कैश बुक फॉर दिसंबर 2016, यानी दिसंबर 2016 के अपने को कुछ ट्रांजैक्शन दिए हुए हैं, जिनकी सहायता से अपने को सिंपल कैश बुक मेंटेन करनी है। तो यहां पर लिखेंगे 2016 दिसंबर, 2016 दिसंबर। 1 दिसंबर को दिया हुआ है कैश इन हैंड, तो कैश इन हैंड में का मतलब होता है टू बैलेंस बीडी। कैश इन हैंड का मतलब क्या होता है, टू बैलेंस बीडी, और किसका, कैश का। और एक दिया हुआ होता है कैश एट बैंक, वो होता है अपना बैलेंस किसका, बैंक का। वो आगे पढ़ेंगे जब अपन 2 कॉलम कैश बुक पढ़ेंगे तब की बात है, ठीक है। तो टू बैलेंस बीडी कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 12,000,
तो ये डाल दिया अपन ने क्या, 12,000। दिसंबर 1 हो गया। अगला ट्रांजेक्शन है कैश रिसीव्ड फ्रॉम भानु। अब अपने को यही देखना है कैश बुक बनाते समय कि पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है, इतना ही देखना है। तो भानु से कैश रिसीव किया तो पैसा आया, आया तो किधर लिखना है, डीआर में। तो यहां लिखेंगे टू भानु, कितनी तारीख को, 5 दिसंबर को, तो दिसंबर 5। ये आ गया अपने पास कितने, 4,000। फिर दिया हुआ है रेंट पेड, यानी रेंट दिया, यानी पैसे गए, गए तो किधर से, सीआर में, तो बाई रेंट, ये हो गया अपना 2,000। फिर दिया हुआ है अपने को परचेज गुड्स मुरारी फॉर कैश, यानी मुरारी से नगद माल खरीदा, पैसा आया या गया, पैसा आया या गया, पैसा गया, माल खरीदेंगे तो पैसा जाएगा, जाएगा तो किधर लिखना है, सीआर में, बाई परचेज, बाई परचेज कितने का, 6,000। अगला है अपने पास सोल्ड गुड्स फॉर कैश, नगद माल बेचा, नगद माल बेचा। अब माल बेचेंगे तो पैसा आएगा, आया तो किधर लिखना है, डीआर में, टू सेल्स, ये है अपने पास 9,000। इसके बाद है परचेज स्टेशनरी, स्टेशनरी खरीदी, यानी पैसा गया, गया तो सीआर में, बाई स्टेशनरी, ये अपन ने खरीदी कितने की, 300 रुपए की। इसके बाद है कैश पेड टू राहुल ऑन अकाउंट, यानी राहुल के अकाउंट का अपन ने क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया, राहुल को अपन ने दे दी, सीधा से ये मान लो, राहुल को अपन ने दिए, पैसे आए या गए, गए, तो यहां क्या लिखना है, सीआर में, बाई राहुल, कितने हैं, 2,000 रुपए। फिर है पेड सैलरी, गया पैसा, सीआर में, बाई सैलरी, ये अपन ने दे दिए 1,000 रुपए। इसके बाद है पेड रेंट, फिर पैसा गया, सीआर में, बाई रेंट, ये अपन ने दे दिए कितने, 500 हो गया अपना का। फिर क्या करना है, अब मैंने कहा था कि कैश का बैलेंस हमेशा ही डीआर होता है, तो ये तो इनकम और ये खर्चे, तो जितने आएंगे उसी में से तो खर्च करेंगे ना, तो आय का टोटल लगा लो, 12, 9, 21 और 4, 25,000 तो आए, गए कितने, 6, 2, 8, 2, 10, 11,800 चले गए, 11,800 चले गए, तो 9 और 5 14,200 रुपए बच गए ना, दोबारा लगा लेना टोटल, 12, 9, 21 और 4, 25, 6, 2, 8, 2, 10, 11, 11,800, 11,800 इसमें से घटा दो, 11,800 घटाएंगे तो कितना आएगा, 25 में से 11,800 घटा दो, तो ये आ जाएगा अपने पास बाई बैलेंस सीडी। 25 में से 11,800 अपन घटा देंगे तो अपने पास जो बचेगा वो होगा कितना, 12, 4, 16, 9 ये आएंगे, 2, 6, 2, 1, 500, तो चलो घटाओ, 200 तो ये बच गए और 13 ये बच गई, 13, 1, 14, 1, 15, चलो 13 ये बच गए, तो 13,200 रुपए अपने पास क्या बच गया, कैश बच गया। ये 25,000, ये हो गई अपनी सिंपल कैश बुक। बोलो कोई दिक्कत इसमें, बस कैश बुक कोई भी हो, कैसी भी हो, ध्यान इतना ही रखना है कि आने वाले को डीआर और जाने वाले को सीआर, कैश बुक का रूल यही फॉलो करना है, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं, अपनी अगली कैश बुक की बात करते हैं। अगली कैश बुक होगी अपनी 2 कॉलम कैश बुक, जिसे अपन बोलते हैं बैंक कॉलम वाली कैश बुक, बैंक कॉलम वाली कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक। 2 कॉलम कैश बुक का मतलब इसमें अमाउंट के 2
इसमें अमाउंट के 2 कॉलम होते हैं। अमाउंट के कितने कॉलम होते हैं? 2 कॉलम होते हैं। एक किसका? कैश का, और एक किसका? बैंक का। एक किसका? कैश का, और एक किसका? बैंक का। ठीक है ना? 2 कॉलम कैश के इधर, 2 कॉलम अमाउंट के इधर, 2 कॉलम अमाउंट के इधर। ठीक है। दूसरी बात, इसको बनाते समय आपको क्या ध्यान रखना है? डिस्काउंट का ध्यान नहीं रखना है। यदि क्वेश्चन में डिस्काउंट दिया है या डिस्काउंट प्राप्त किया है तो उसका अपने को कोई ध्यान नहीं रखना है। ठीक है। तीसरी बात क्या रखनी है? जब तक चेक अपने पास ही है। देखो, 2 कॉलम कैश बुक बनाते समय आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। डिस्काउंट का ध्यान नहीं रखना है। बी, जब तक चेक अपने पास ही है तब तक अमाउंट कैश में ही दिखाना है। अपन ने किसी से चेक रिसीव किया, इसको समझो। अपन ने किसी से चेक रिसीव किया, इसका मतलब पैसा है। किधर दिखाओगे? डीआर में। अब डीआर में भी दिखाएंगे तो कैश में दिखाएंगे या बैंक में दिखाएंगे? यदि वो चेक अभी तक अपने पास ही है तो आपको पैसा कहां दिखाना है? कैश में दिखाना है। समझ गए? हाँ, ये उसी दिन यदि बैंक में चला जाता है तो कहां दिखाना है? बैंक में दिखाना है। जैसे मैं एग्जांपल लिखूं, 1 जनवरी रमेश से चेक प्राप्त हुआ। रमेश से चेक प्राप्त हुआ। अब बताओ, ये जो चेक प्राप्त हुआ इसका मतलब पैसा आया तो बेटा कैश में आया या बैंक में आया? 1 जनवरी को रमेश से चेक रिसीव किया अपन ने, तो अभी तक चेक किसके पास है? अपने पास। तो पैसा कहां जाएगा? कैश में। लेकिन मैं इसी को लिख दूं, रमेश से चेक प्राप्त हुआ, बैंक में जमा कराया। अब पैसा कहां चला जाएगा? बैंक में चला जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? अब देखो, इसके मैं 2 टुकड़े करूं। रमेश से चेक प्राप्त हुआ 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी को एंट्री आपको कहां करनी है? कैश में करनी है। फिर 3 जनवरी रमेश से प्राप्त चेक बैंक में जमा कराया। रमेश से प्राप्त चेक बैंक में जमा कराया, तो 1 जनवरी को तो एंट्री कहां कर दी? कैश में कर दी। लेकिन 3 जनवरी को जो एंट्री होगी इस ट्रांजैक्शन की, वो कहां होगी? कैश में भी होगी और बैंक में भी होगी। यानी कहने का मतलब डीआर व सीआर दोनों साइड इसकी एंट्री करनी पड़ेगी, जिसे अपन बोलेंगे कॉन्ट्रा एंट्री। क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रा एंट्री, डबल एंट्री जिसे अपन बोलते हैं। यानी जब किसी व्यवहार की एंट्री कैश बुक में दोनों साइड की जाती है, डेबिट और क्रेडिट में की जाती है, तो उसे अपन बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। और कॉन्ट्रा किसकी होगी? बैंक में जमा कराए, बैंक से निकाले। ये दोनों ही ट्रांजैक्शन किस यूज के लिए होने चाहिए? ऑफिस पर्पज। किस लिए हो रहे हैं? ऑफिस के पर्पज से हो रहे हैं। तो इन दोनों ही ट्रांजैक्शन की क्या एंट्री करनी है? कॉन्ट्रा एंट्री करनी है। यदि बैंक से पैसा आप पर्सनल यूज के लिए निकालते हो तो उसकी कॉन्ट्रा नहीं करनी। समझ रहे हो मेरी बात? यदि बैंक में पैसा जमा कराया फॉर ऑफिस यूज, बैंक से पैसा निकाला फॉर ऑफिस यूज, तब तो क्या करनी है? कॉन्ट्रा। लेकिन बैंक से पैसे निकाले फॉर पर्सनल यूज, तो उसकी एंट्रा कॉन्ट्रा नहीं करनी है। उसकी केवल और केवल ड्राइंग्स के नाम से एंट्री करनी। समझ रहे हो मेरी बात?
कोई दिक्कत इसमें, ठीक है ना। तो आपको कैश बुक जब भी बनाओ, चाहे 2 कॉलम बनाओ, चाहे सिंपल कॉलम बनाओ, सॉरी सिंपल बनाओ, चाहे 2 कॉलम बनाओ, चाहे पेटी बनाओ, आपको इतना ही ध्यान रखना है, आने वाला पैसा डीआर में और जाने वाला पैसा हमेशा सीआर में लिखना है। अब बात करोगे आप कि सर हम पैसा कैश में लिखेंगे या बैंक में, एक बात का और ध्यान रखना है, यदि किसी को भी भुगतान किससे किया है, चेक से किया जाता है, तो अमाउंट हमेशा बैंक में ही दिखाना है। अमाउंट हमेशा कहां दिखाना है, बैंक में ही दिखाना है। कब, यदि किसी को भी भुगतान आपने किससे किया है, चेक से किया है, तो आपको हमेशा अमाउंट कहां दिखाना है, बैंक में दिखाना है, ठीक है ना। जब भी आप 2 कॉलम कैश बुक बनाओ तो एक कॉलम तो अपन किसका बनाएंगे, कैश का, एक कॉलम किसका बनाएंगे, बैंक का। इसी तरह इधर एक कॉलम बनाएंगे कैश का और एक कॉलम बनाएंगे बैंक का, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ये कैश भी आपका ही है, ये बैंक भी आपका ही है, ये आने वाला और ये जाने वाला। इसको तो समझ लो अपनी पॉकेट, क्या समझ लो, पॉकेट, और इसको समझ लो अपना क्या, अकाउंट। इसको समझ लो अपना अकाउंट। देखो, रमेश को नगद माल बेचा, पैसा आपकी पॉकेट में आया था, आपके अकाउंट में आया, समझ गए। रमेश को मजदूरी चुकाई, पैसा गया आपकी पॉकेट से गया या बैंक से गया, पॉकेट से गया। रमेश को मजदूरी का भुगतान चेक से किया, पैसा कहां से गया, बैंक से, तो यहां लिखा। तो जहां आ रहा है वहां लिखना है, जहां से जा रहा है वहां लिखना है, बस इतना ही ध्यान रखना है। आने वाला डीआर और जाने वाला सीआर में, ठीक है। चलो फॉर्मेट देखते हैं अपन इसका, क्या फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट होता है इसका डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, ये तो किसका, केस का, ये किसका, बैंक का। ये कॉलम इधर बना दो, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, केस और बैंक। हो गया। चलो एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको इसका। ये एग्जांपल है, द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन रिलेटेड ऑफ मिस टूल्स इंडिया, मिस्टर टूल्स इंडिया। तो यहां लिखो 2 कॉलम कैश बुक फॉर या ऑफ मिस्टर टूल्स लिमिटेड, लिख देंगे यहां, ये ट्रांजेक्शन होगी। ट्रांजेक्शन दिए हुए अपने को सितंबर 2017 के, तो यहां डालेंगे 2017 सितंबर 1, ठीक है। क्या दिया हुआ है, पहला बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस, दोनों ही बैलेंस दिए हुए, तो यहां लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, कैश का कैश में लिख दो और बैंक का बैंक में लिख दो। बैंक का बैलेंस है 42,000 और कैश का बैलेंस है 15,000, लिख दिया। चलो फिर सेकंड ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स बाय चेक, माल खरीदा किससे, चेक से। पैसे जा रहे हैं, आपको पता है सीआर साइड में आएंगे, क्योंकि रूल एक ही है, प्राप्त करने पे डीआर और जाने पर सीआर, ठीक है। तो माल अपन खरीदेंगे तो पैसा जाएगा, पेमेंट अपन ने किया चेक से, यहां से या यहां से, या आपकी पॉकेट या आपका अकाउंट, कहां से पेमेंट किया आपने, अपने अकाउंट से, ठीक है ना। तो यहां लिखना बाई परचेज, कितना पेमेंट किया, 12,000, ये 12,000, खत्म काम। आगे चलो, सेल्स ऑफ गुड्स फॉर कैश,
नगद माल बेचा, पैसा आया या गया, आया, तो डीआर में लिखना है टू सेल्स। अब यहां आएगा कि यहां आएगा, अगला कह रहा है नगद बेचा है तो नगद में आएगा, यह आ गया 6000। आगे चलो, परचेज मशीनरी बाय चेक, मशीन खरीदी चेक से, पेमेंट कैसे किया आपने, चेक से, तो बैंक से जाएगा पैसा, बाई मशीन कितने की खरीदी, 5500 रुपए की। ठीक है, अब देखो अगला, सोल्ड गुड्स, माल बेचा, एंड रिसीव्ड चेक, एंड रिसीव चेक, आगे लिखा हुआ है डिपॉजिटेड सेम डे, जिस दिन चेक प्राप्त हुआ उसी दिन अपन ने पैसा कहां जमा करा दिया, चेक को बैंक में। तो बताओ पैसा आया, यहां आया या यहां आया, यहां आया, ठीक है, तो यहां लिखो टू सेल्स, ये चेक जमा हो गया सेम डे में 4500। सेम डे में जमा नहीं होता तो पहले 4500 यहां आते, फिर अगले ट्रांजेक्शन की अपने को कॉन्ट्रा करनी पड़ती। फिर है परचेज गुड्स फॉर मुरारीलाल इन कैश, मुरारीलाल से नगद माल खरीदा, पैसा गया, कहां से गया, कैश से, तो बाई परचेज कितने का, 17400। फिर है परचेज स्टेशनरी बाई चेक, स्टेशनरी खरीदी चेक से, पैसा गया, बाई स्टेशनरी, कहां से गया, चेक से गया यानी बैंक से गया, ये 1100। फिर चेक गिवन टू रोहित, चेक गिवन टू रोहित, रोहित को चेक दिया, पैसे गए, कहां से गए, बैंक से गए, तो बाई रोहित कितने का दिया, 1500 का। फिर है चेक केस विथड्रू फ्रॉम बैंक, केस विथड्रू फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा निकाला। अब इसमें ये नहीं लिखा हुआ कि ऑफिस यूज के लिए निकाला या पर्सनल यूज के लिए निकाला, तो जब भी नहीं लिखा जाए ऑफिस यूज के लिए ही माना जाएगा। इसका मतलब इस ट्रांजैक्शन में पैसा आ भी रहा है और पैसा जा भी रहा है, क्यों, क्योंकि ये दोनों ही अकाउंट तो अपने हैं, केस भी अपना है, बैंक भी अपना है। तो बैंक से अपन ने पैसा निकाला तो पैसा आया, आया कि नहीं आया, और पैसा गया भी, कहां से गया, बैंक से, तो कॉन्ट्रा हुई कि नहीं हुई, दोनों साइड एंट्री होगी कि नहीं होगी, होगी। तो चलो यहां लिखते हैं टू, पैसा आया तो यहां लिखेंगे बैंक, कहां आया, कैश में आया, कितने, 10,000, पैसा गया, यहां लिखेंगे बाई कैश, कहां से गया, बैंक से गया, 10,000। सामने क्या लगा दो दोस्तों, सी, सी का मतलब हो गया कॉन्ट्रा। फिर रेंट पेड बाय चेक, रेंट चुकाया चेक से, पैसे गए, गए तो किधर, सीआर में, बाई रेंट चेक से पे किया है तो बैंक में लिखना है 2500। फिर पेड सैलरी, सैलरी पे की, पैसा गया, बाई सैलरी। अब इसमें नहीं दिया गया कि कैश गया है या बैंक से गया है, तो हमेशा कैश में ही दिखाने हैं, ऐसे 100 को 3500 हो गया अपना काम। ठीक है, अब क्या करना है, टोटल 15 और 6 21 और 10 31 तो इधर का आ रहा है, 17 और 3 20,900 सीआर साइड का आ रहा है। ये 30,000 तो आ रहा है अपना डीआर साइड का, और 17 और 3 20,900 आ रहा है डीसीआर साइड का, 20,900। तो 0 0 10 में से 9 गया 1, 10 में से 0 से 0 और 3 में से 2 1, 10,100 रुपए बच रहे हैं कि नहीं बच रहे। तो यहां पर लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी 10,100 रुपए, और टोटल कर दो बराबर 31,000। ये तो केस का काम हो गया। बैंक का देखो
42 और 4 46,500 तो बैंक में आए। गए कितने? 12 और 5 17 और 1 18 और 1 19 और 10 29 और 2 31 31 और 1 32 32,600 रुपए गए। कितने गए? 32,600 रुपए गए। 15 में से 6 गए 9 और 5 में से 2 गए 3 4 में से 3 गए 13,900 रुपए बच गए। तो ये लिख दिया अपन ने 13,900 और टोटल कर दिया अपन ने बराबर 46,500। बोलो कोई दिक्कत? कर सकते हो ना इस तरीके से। तो इन चीजों का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, कौन से की कॉन्ट्रा होगी, कौन से की कॉन्ट्रा नहीं होगी। यही इसी में एक और डाल देता कि 5,000 रुपए बैंक से निकाले पर्सनल यूज के लिए, तो उसकी कॉन्ट्रा नहीं करनी है, फिर उसकी केवल सिंगल एंट्री करनी है। यहां लिखोगे बाय ड्रॉइंग्स 5,000 बैंक। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार। नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे अपनी पेटी केश बुक और अगला चैप्टर।